शेख साहब, वो भारी आवाज़ में बोला, मुझे यकीनन मैं आपको समझ नहीं सका। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पछताओ कि यही तुम्हारा मुकद्दर है। मैंने सख्ती से कहा, मुझे मालूम है कि तुम क्यों पछता रहे हो। मोटी मुर्गी हाथ से निकल गई। तुम्हें मुझ जैसा दूसरा कोई अहमक नहीं मिलेगा जो पलट कर हिसाब तक न करे और तुम्हारी झूठी बातों पर यकीन कर ले कि कारोबार में घाटा हो रहा है। ये कहकर मैंने रिवाल्वर से गोलियां निकाल लीं और फिर खाली रिवाल्वर मेज पर रखते हुए बोला, इस खिलौने को दराज में डाल दो। बगैर इसके भी तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे सारे कस बल निकाल चुका हूँ। तुम जिस पर चमार कर तरह ईंट रहे थे, उसकी राख वो कोने में पड़ी है। तुमने खुद अपने हाथ से दौलत को आग लगाई है, मगर हराम की दौलत को। अब उसी के पास कहने को कुछ नहीं रह गया था और ना ही इतनी हिम्मत रही थी कि मेरे खिलाफ मजीद कोई कदम उठा सकता। इसलिए खामोशी से किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठा रहा। खाली रिवाल्वर उसने अपनी मेज की दराज में डाल दिया था। ज़हनी तौर पर यकीनन उसने शिकस्त कबूल कर ली थी। उसके बाद फौरन टेलीफोन की घंटी बज उठी। नसीरुद्दीन चौंक कर इधर मतवज्जा हुआ ही था कि मैं बोला, रेसूर उठाकर मुझे दे दो। मेरी आवाज़ में हुक्म था। इसने चूं चरा नहीं किया और रेसूर उठाकर मुझे थमा दिया। जी, मैंने रेसूर हाथ में लेते हुए कहा। यह सेठ नसीरुद्दीन का दफ्तर है ना? दूसरी तरफ से पूछा गया। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। मुझे सेठ साहब से बात करना है। कौन सा बात कर रहे हैं? आप उन्हें फ़ोन दे दें। दूसरी जानब से बोलने वाले की आवाज़ में हल्की सी झंझलाहट थी। सेठ साहब ज़रा मसरूफ़ हैं इस वक्त, मेरे सामने ही बैठे हैं। आप जब तक अपना काम नहीं बताएंगे बात नहीं हो सकती। मैं उनका बैंक मैनेजर नासिर हूँ। मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप उन्हें बता दें। होल्ड कीजिए। ये कहकर मैंने स्पीकर पर हाथ रखा और नसीरुद्दीन से कहा, बैंक मैनेजर है फ़ोन पर। वो गालबन तुमसे चेक की तस्दीक करना चाहता होगा। अगर तुमने कोई गड़बड़ वाली बात की तो समझ ही गए होगे कि क्या हशर करूँगा तुम्हारा। मेरा चेक बहरहाल कैश होना चाहिए। नसीरुद्दीन बगैर कुछ कहे मुझे यूं देखने लगा जैसे मेरा दिमाग चल गया हो। फिर उसने कहा, शेख साहब, क्या कह रहे हैं आप? मैं समझा नहीं। आप तो अभी तक यहीं बैठे हैं, फिर चेक किस तरह? लंबी बात नहीं, तुमसे मैं जो कह रहा हूं वो करो। ये कहकर मैंने रसूल उसकी तरफ बढ़ा दिया। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, वो मेरे दोस्त ही हैं। ये चेक जेनमन है, कैश कर दें आप। नहीं, मैं वाकई मसरूफ़ था। अच्छा, कितने के चेक हैं? क्लियरिंग में हूँ। ठीक है। अच्छा, वो शायद मुमकिन ना हो। हाँ, 2-1 दिन में ठीक है। मैनेजर ने पहले पहले जी मालूम किया। खुदा हाफिज कहकर वो फिर कहने लगा, हैरत है आप यहाँ बैठे हैं और चेक बैंक पहुँच गया है। ठीक अंदाज़ा लगाया आपने। मैनेजर ने उसी आदमी को बिठा लिया था जो चेक लेकर गया था। फ़ोन की लाइन में गड़बड़ थी, कुछ इसलिए देर लगी। वो काफ़ी देर फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर ये किस तरह मुमकिन है? नसीरुद्दीन, छोटी सी अकल में ये बातें नहीं आएंगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो अभी कुछ देर बाद मेरे पास 5 लाख की रकम देखकर हैरान रह जाओगे। बरखुरद्वार, वो आपका एक आदमी रकम लेकर आएगा बैंक से यहाँ। दरवाज़ा खोल दूँ? अब यहाँ कोई नहीं आएगा बेवकूफ़ आदमी, मैंने हंस कर कहा, और ना दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है। फिर कैसे, किस तरह आपके पास? तुम फिर हाँकने लगे। मैंने त्योरियों पर बल डालकर कहा, कह दिया ना कि तुम जैसे घामड़ों के समझने की ये बातें नहीं हैं। वो सहम गया। और सुनो, अगर तुमने किसी से इस वाक़े का जिक्र किया तो खाल खींच लूँगा तुम्हारी। मैंने उसे धमकी दी। उसी वक्त मैंने महसूस किया कि हमजाद कमरे में आ चुका है। नसीरुद्दीन पूरी तरह मेरी तरफ मतवज्जे था और ज़हनी तौर पर यकीनन इंतशार का शिकार भी। गालबन इसीलिए उसकी नज़र थैले पर नहीं पड़ी जो खामोशी के साथ हमजाद से मुझे थमा दिया था और जिसमें 5 लाख के नोट थे। थैला मैंने अपनी कुर्सी के करीब ही रख लिया। उसी के साथ हमजाद ने मुआहदे का कागज़ भी दे दिया जो 2 सफ़हात पर मुश्तमिल था। ये लो वो मुआहदा जो तुम्हारे और मेरे दरमियान हुआ था। मैंने हाथ ऊपर करके मुआहदा उसकी तरफ बढ़ाया। इसे भी जला दो अभी। हालांकि इस मुआहदे की रूह से
5 लाख मजीद वसूल किए जा सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेईमान नहीं हूँ, क्योंकि मेरी रकम मुझे वापस मिल चुकी है। मेरे पास भी इसकी एक कॉपी है जो मैं फाड़ कर फेंक दूंगा। उसने मुआहदा मेरे हाथ से ले लिया, फिर हैरत ज़दा और मुर्दा सी आवाज़ में पूछा, क्या वाकई रकम आ गई आपके पास? तो क्या मैं तुम्हारी तरह झूठा हूँ? ये कहकर मैं झुका और कैनूस का थैला उठाकर मेज़ पर रख लिया, जिसमें 100-100 के नोटों की गुड्डियाँ भरी हुई थी। मैंने थैले का मुंह खोलकर उसकी तरफ कर दिया और बोला, अब आ गया यकीन। नसीरुद्दीन की हालत नाकाबिले बयान थी। चेहरे का गोश्त बार बार फड़क रहा था और कभी कभी आंखें भी फैल रही थीं। कहीं बेहोश ना हो जाना, मैं हंस कर बोला, अभी तुम्हें यह मुआहदा भी नजर आतिश करना है, उठो जल्दी। उस पर दहशत सी तारी हो गई। मेरा हुक्म सुनकर उसने कई बार कुर्सी से उठने की कोशिश की, मगर भद से फिर गिर पड़ा। खैर छोड़ो, मैं इसकी हालत का अंदाज़ा लगाते हुए बोला, इस मुआहदे को ज़ाया नहीं करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। जब तुम्हारे हवास वापस आ जाएं तो जला देना। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज नसीरुद्दीन, हमेशा के लिए खुदा हाफिज। उसके होंठ कांपे, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, मगर आवाज़ नहीं निकली। मैंने थैला हमजाद के हवाले किया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अब वहाँ रुकना बेसूद था। जिस मकसद से आया था वो पूरा हो चुका था। दरवाजे की चटखनी खोलते हुए मैंने हमजाद से कहा, तुम ये थैला घर पहुंचाकर आ सकते हो। मेरी आवाज़ इतनी धीमी थी कि नसीरुद्दीन ना सुन सके। हमजाद गायब हो गया। उसी वक़्त नसीरुद्दीन की कुव्वत गोयाई जैसे लौट आई। मैंने अकब से उसकी आवाज़ सुनी, शेख साहब रुकें, ठहर जाएं, बस 1 मिनट के लिए। उसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। मैं रुक गया और फिर दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ पलटा। बोलो, क्या बात है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि रसीदें और मुआहदा आखिर किस तरह आपने मेरी सैफ से। ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा नसीरुद्दीन, मैं इसकी बात काट कर बोला। कुछ बातें राज होती हैं और उन्हें राज ही रहना चाहिए। यूं भी अब ये किस्सा ख़त्म हो चुका है। वो चंद लम्हे खामोशी से देखता रहा, फिर कहने लगा, आपको नाराज़ करके मैंने अपना ही नुकसान किया है। अगर आप मुझे कभी माफ़ कर सकें तो फिर अपना खादम ही पाएंगे। मैं सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत गुजारी करूँगा। जिन लफ्ज़ों के पीछे जज्बों की सच्चाई नहीं होती, बल्कि उनका कोई और ही मतलब होता है, वो अलग ही मालूम और महसूस किए जाते हैं। नसीरुद्दीन कोई अहमक नहीं था कि सारी ज़िंदगी मेरी खिदमत में गुजार देता और ऐशो दुनिया छोड़ देता। उसका असल मकसद मुझे मालूम था, इसलिए मैं तेज़ी से उसके दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलते ही मैं एक खूबसूरत लड़की से टकराते टकराते बचा। वो कमान के छोड़े हुए किसी तीर की तरह दरवाजे की तरफ आ रही थी। टकराने से बचने की खातिर उसने और मैंने दोनों ही ने कोशिश की। मैं तो इस कोशिश में कामयाब हो गया क्योंकि मेरी रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी, मगर वो लड़की अपना जिस्मानी तवाज़न बरकरार ना रख सकी। मैंने फ़ौरन ये महसूस कर लिया कि वो गिरने वाली है, इसलिए मुड़कर तेज़ी के साथ उसे सहारा दिया और गिरने से बचा लिया। सूरत से तो वो देसी ही लगती थी, मगर उसके जिस्म पर मगरबी लिबास था। इडियट, उसने संभल कर खड़े होते हुए मेरी समात की तवाज़े कर दी। लड़कियां, खसूसन खूबसूरत लड़कियां, अपनी सनफ़े नाजुक होने का पूरा फ़ायदा उठाती हैं। नामालूम क्यों अजनबी मर्दों के सामने वो खुद को कोई आसमानी मखलूक ज़ाहिर करती हैं। मैंने कभी ऐसी लड़कियों को घास नहीं डाली और हमेशा उनकी औकात ज़रूर बता दी। वो लड़की ने जिस तरह मुझे इडियट कहा था, ऐसी ही उथली मालूम होती थी। मैंने इसलिए जवाब में फ़ौरन कहा, खातून इडियट क्या आपके अब्बा हजूर का नाम है? धाट वो बना गई और चेहरा गुस्से से मजीद सुर्ख हो गया। क्या कहा तुमने? जो सुना तुमने, मैंने मुस्कुराकर पुरस्कून आवाज़ में जवाब दिया। मैं सैंडल उतार लूँगी और मेरे पैर में जूता है। जब उसे अंदाज़ा हो गया कि बंदा दबने वाला नहीं है, तो औरतों का मखसूस हरबा आजमाया और चीखने चिल्लाने लगी। दफ्तर के लोग जमा हो गए। इसी दौरान में मुझे मालूम हो गया कि इस कदर चीखने चिल्लाने का सबब यह था कि वो इस दफ्तर के मालिक सेठ नसीरुद्दीन की मंजूर नज़र थी। सेठ साहब किबला तक भी ये शोर पहुंचा और उन्होंने बेनफ्स वहाँ नज़ूल अजलाल फरमाया।
फिर हकीकत हाल जानने के बाद वो इस फितने का हाथ पकड़कर अपनी खिलवत गाह में ले गए, मगर इससे पहले खादम से माजरत ज़रूर की। यकीनन इस दफ्तर के सेठ साहब ने लड़की को बता दिया होगा कि बीबी तुम कहाँ हाथियों से गिने गन्ने छीन लेने की फिक्र में थी। झपट में आ जाती तो सूरत तक न पहचानी जाती। इस वाक़े में कुछ बेमज़ा सा तो हुआ, मगर ये कहकर दिल को तसल्ली दे ली कि ए शेख, तुम कहाँ तक जी जलाओगे, यहाँ तो आवे का आवा टेढ़ा है। घर पहुँचते पहुँचते दोपहर के खाने का वक्त हो गया। अरशाद अली मेरा इंतज़ार कर रहा था। परहेज़ी खाना अभी तक चल रहा था। गुज़श्ता शब सोने से पहले हमजाद ने मुझे शिफाए सरतान की पहली खुराक इस्तेमाल कर दी थी। अभी मुझे पूरे हफ्ते परहेज़ी खाने पर ही इक्तफ़ा करना था। ये बात मैं अरशाद अली को बता चुका था। मेरे कहने पर वो खाना ले आया। सुबह अब तक मैं मसरूफ़ था, इसलिए खाना खाकर सो गया और शाम 4 बजे के करीब उठा। मेरे नज़दीक अब सिर्फ़ एक ही अहम मसला काबिल तवज्जो था, शबू और सरीता का मसला। मुझे यह मालूम करना था कि शबू सरीता को लेकर कहाँ फ़रार हुआ है। हमजाद के बगैर भी ये मैं मालूम कर लेता मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं थी। मैंने सोचा इसके लिए अपने तसव्वुर की हैरत अंगेज़ कुव्वत को बरोए कार ला सकता हूँ। अपनी इस पुरस्कार कुव्वत का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। ये कुव्वत मुझे मेरे हमजाद ने अता की थी। मैं इस वक्त अपने कमरे में तन्हा था और अरशाद अली से कह चुका था कि अब जब तक मैं खुद उसे ना बुलाऊं वो ना आए। मुझे इस कुव्वत को बरोए कार लाने के लिए पूरी जहनी यकसोई और अर्तकाज तवज्जो की ज़रूरत थी। मैंने आंखें बंद करके शबू का तसव्वुर किया, क्योंकि मैं उसे एक बार देख चुका था। मुझे शदीद हैरत हुई जब काफ़ी देर तक मेरे सफ़ा जहन पर शबू का चेहरा ना उभर सका। मैंने आंखें खोल दी। अब तक ऐसा ही सूरत में हुआ था जब वो शख्स जिंदा ना हो जिसका मैं तसव्वुर करूं। नतीजा मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि शबू मर चुका है। अगर ऐसा नहीं तो फिर मेरा जहन क्यों तारीक है। ये भी तो मुमकिन है कि अर्तकाज़ तवज्जो और राब्ते के दरमियान शबू का सहर आड़े आ गया हो। मेरे जहन में एक नए ख्याल ने जन्म लिया और फिर यह ख्याल पुख्ता होता चला गया। मेरा जहन शबू की मौत को कबूल करने पर आमादा नहीं हुआ। मैं बहुत देर इस मसले का हल तलाश करता रहा और आखिरकार एक राह निकल ही आई। मैं इस नतीजे पर पहुंच था कि अगर वाकई ऐसा ही है जो ख्याल मेरे जहन में है, तो शबू अपनी हद तक मुझसे बच सकता है, मगर सरीता से जहनी राब्ता कायम करने में हर्ज नहीं हो सकता। जहां सरीता होती वहीं शबू भी होता। इस तरह गोया मैं सरीता के ज़रिए शबू तक पहुंच सकता था। फिर कुछ ही देर बाद दोबारा आंखें बंद किए अपने तसव्वुर की कुव्वत को आजमा रहा था। इस मर्तबा मेरी तवज्जो का मरकज़ सरीता थी। चंद ही लम्हे बाद मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। सरीता के हसीन चेहरे ने मेरे जहन को रोशन कर दिया। उसके चेहरे पर बला की सोगवारी थी, बाल खिले हुए थे और आंखें सोई सोई सी थीं। वो इसी हाल में थी जिसमें आखिरी बार मैंने उसे देखा था। अपने तसव्वुर के दायरे को मैंने मज़ीद वसअत किया। सरीता एक खस्ता हाल कोठरी में थी। जिस चारपाई पर वो बैठी थी उस पर कुछ बिछा हुआ भी नहीं था। नीम तारीक कोठी से अंदाज़ा हो रहा था कि वो किसी गरीब आदमी का ठिकाना हो सकता है। मैं चौंका इस वक्त जब सरीता के करीब ही एक स्याह होले को मुस्तरक देखा। कोशिश के बावजूद उसके खदुखाल नुमाया ना हो सके। ये तो मैं समझ गया कि वो स्याह होला किसी आदमी का ही है, मगर वो आदमी कौन है ये मैं ना जान सका। सरीता के चेहरे से ये मालूम हो रहा था जैसे वो कुछ सुन रही हो। शायद इस स्याह हौले के उसके मालिक उससे कुछ कह रहा था, क्योंकि सरीता की नज़रें उसकी तरफ थीं, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ये अमर मेरे लिए तअज्जुब खेज ही था। अब से पहले ऐसा भी नहीं हुआ था कि अपने तसव्वुर की कुव्वत को बरोए लकार लाकर मैं वाज़ा तौर पर सब कुछ देखता और सुनता था। सरीता के लबों को जुम्बश हुई और मैंने उसकी आवाज़ सुनी, कब तक, आखिर कब तक तुम साहब जी से बढ़ सकते हो? एक दिन आएगा कि साहब जी मेरे पास तुम्हें। सरीता का जुमला अधूरा रह गया।
क्यों, ये मैं फौरी तौर पर ना समझ सका। गालबन स्याह वजूद ने उसकी बात काट दी थी और खुद कुछ कह रहा था जिसे सुनना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। फिर वो तेजी से सुरीता के करीब आ गया और मैंने तड़ाक की आवाज़ सुनी। उसने सुरीता के मुंह पर थप्पड़ मारा था। सुरीता सिसक पड़ी और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे लिए ये मंजर सुहान रूह था। अब मेरे लिए ये समझना कोई मुश्किल अमर नहीं था कि वो स्याह वजूद किसका था। सुरीता के एक ही जुमले से मुझ पर सारी हकीकत रोशन हो गई। वो ये जुमला शबू के सिवा और किसी से नहीं कह सकती थी। इसका मतलब ये था कि शबू मरा नहीं। मेरा ये ख्याल कतई दुरुस्त था कि उसने मुझसे बचने के लिए अपना कोई सहर आजमाया है। सुरीता ने जिस लहजे और जिन अल्फाज में उसका जिक्र किया था, उसको सुनकर मेरी रूह मुस्तरब हो गई। मेरे दिल पर एक आलम सा गुजर गया। मेरे साहब जी, ये अल्फाज बार बार मेरी समात में गूंजने लगे और उनका नतीजा ये हुआ कि जहनी शक सोई बरकरार ना रह सकी। मेरे तसव्वुर का सिलसिला मुंतके हो गया। सुरीता, मेरे मुंह से बेख्तियार उसका नाम निकला। अजब थी वो लड़की भी, उससे पहले कभी यूं उसके लिए बेचैन नहीं हुआ था। तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि खेल ही खेल में बात बहुत आगे निकल गई है। बाज़ हालात में आदमी खुद को भी मालूम नहीं होता कि उसके दिल में किसके लिए कितनी जगह है। इन हालात में भला मुझसे किस तरह सब्र होता। मैंने फ़ौरन ही हमज़ाद को तलब कर लिया। आप कुछ परेशान परेशान मालूम हो रहे हैं। हमज़ाद आते ही बोला, क्या हुक्म है? सुरीता जहाँ भी है उसे फ़ौरन यहाँ ले आओ। मैंने उसे हुक्म दिया। शबू के साथ मैं बाद में निमटता रहूँगा, बेहतर है। ये कहते ही वो गायब हो गया। हमज़ाद के लिए वक़्त और फासले बेमानी थे और इस भरी दुनिया में किसी को तलाश कर लेना कोई मुश्किल काम ना था। उसकी कुव्वतों का मैंने अंदाज़ा लगा लिया था। किसी वजूद को समझने के लिए 100 साल का अरसा बहुत है और वो 100 साल मेरे साथ था। फिर भला मैं उसे ना समझता तो कौन समझता? हाँ, मैं पारा के मामले में वक्ती तौर पर वह ज़रूर बेबस हो गया था और उसकी वजह थी मैं पारा खुद पुरस्रार कुव्वतों की मालिक थी। खतरा मुझे शबू की तरफ से भी था, मगर इस कदर नहीं। फिर भी हमज़ाद के रुखसत होते ही मैंने अपने तसव्वुर की कुव्वत को मुतहर्रिक कर लिया। अब मेरी आंखों के सामने फिर वही मंजर था, वही कोठरी थी, लेकिन अब सरिता ने अपनी आंखों से आंसू पूंछ लिए थे। शबू स्याह वजूद की सूरत में अभी तक कोठड़ी में मौजूद था। चांद की देवी, सरिता ये कहकर हंसियानी अंदाज में हंसी। वो गालबन शबू की किसी बात का जवाब दे रही थी। चांद की देवी ने तुझे नई कुव्वतें बख्श दी हैं। मुझे तेरी इस बकवास पर कतई यकीन नहीं। तू कहता है मेरे साहब जी के पास भी बड़ी कुव्वतें हैं, मगर वो तेरी कुव्वतों के आगे हीच हैं। तो फिर तुझे मालूम हो जाएगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तू मेरे साहब जी के दिल में कोई चीज़ होती है शबू, तो मेरा दिल गवाही दे रहा है कि अब तू मुझ पर मज़ीद जुल्म ना कर सकेगा। और सरिता का जुमला पूरा ना हो सका। कोठड़ी में एक कड़ाका सा हुआ और सरिता की चीख निकल गई। शबू का स्याह वजूद दूसरे ही लम्हे वहां से गायब हो चुका था। उसके साथ सारे मंदिर पर चमकीली सी धुंध फैल गई। अब मुझे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एकदम क्या हुआ, मैं कुछ भी न समझा। मैंने बहुत कोशिश की कि सरिता मेरे तसव्वुर के दायरे में आ जाए, मगर चमकीली धुंध के सिवा मुझे कुछ ना नज़र आ सका। मजबूरन मैंने तसव्वुर का सिलसिला मुंतके कर दिया और आंखें खोल दी। कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हुई है, मैंने सोचा। मैंने अपने हमज़ाद को भेजा था कि सरिता को ले आए। ये अजीब व पुरस्रार वाक़या उसी सिलसिले की कड़ी हो सकता था। मैंने अभी चंद लम्हे सरिता के चंद जुमले सुने थे। वो मेरे नज़दीक बहुत अहम थे। इनका मतलब ये था कि शबू मेरी तरफ से गाफिल नहीं रहा। उसे यकीनन मालूम हो चुका है कि अपने हमज़ाद को मैंने काबू में कर लिया है। चांद की देवी भी मेरे लिए एक अहम इशारा था। इस वक्त मेरी समात में मैं पारा के कहे हुए अल्फाज गूंज रहे थे। उसने आखिरी मुलाकात में मुझसे कुछ कहा था, उसके मैंने अब खिलते जा रहे थे। मैं इस नतीजे पर पहुंची कि तुम्हें हलाक करना मुमकिन नहीं। मुझे तुम्हारे लिए कुछ और ही बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे और मेरे दरमियान हमेशा के लिए राब्ता ख़त्म होने का वक़्त करीब आ रहा है।
میں اسی لیے رات غائب رہی اور میں نے تمہارے لیے جو کچھ سوچا تھا اسے عملی شکل دے دی۔ اس طرح میں اپنی بیشتر قوتوں سے محروم تو ہو چکی ہوں، مگر مجھے اس کا کوئی ملال نہیں۔ اس سبب میری بھٹکی ہوئی روح ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی، لیکن یہ قید میں نے خود قبول کی ہے۔ اب میں اس دنیا میں کبھی نہ آ سکوں گی۔ میں پارہ کی دھمکی سن کر میں نے اس سے معلوم کرنا چاہا تھا کہ اس نے میرے لیے کیا بندوبست کیا ہے، مگر وہ کچھ بھی بتانے پر آمادہ نہیں ہوئی۔ حالیہ پیش آنے والے واقعے کے پس منظر میں یہ بندوبست مجھ پر واضح ہو گیا۔ میں پارہ کا مطلب چاند کا ٹکڑا ہے۔ شبو ہندو عقیدہ رکھتا تھا، اس لیے اس ظالم نے ٹکڑے کی بجائے دیوی کا اضافہ کر دیا ہوگا۔ میں معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ اگر میں صحیح نتیجہ اخذ کرنے میں غلطی کی تھی تو میرے ہمزاد کو ناکام ہی لوٹنا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود میں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، کیونکہ ہمزاد آسانی سے اپنی شکست ماننے والا نہیں تھا۔ میں فیصلہ کر چکا تھا، چاہے مجھے کتنے ہی عذابوں سے گزرنا پڑے، شبو کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، سریتا کو اس کے چنگل سے نکال کر رہوں گا۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ اپنے ہمزاد کو قابو کر لیا تو سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے، شبو میرے سامنے ناک رگڑنے لگے گا، لیکن اب یہ دکھ درد معلوم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میں پارہ میرا ٹھیک ٹھاک ہی بندوبست کر کے گئی تھی۔ اسی دوران میں ہمزاد کی واپسی ہو گئی۔ میں پہلے ہی اپنے دل کو سمجھا چکا تھا، اس لیے ہمزاد کو تنہا دیکھ کر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ وہ سریتا کو اپنے ساتھ نہیں لا سکا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر ہمزاد کو یقیناً حیرت ہوئی تھی۔ جب وہ آیا تو اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار تھے، جن میں اب حیرت کا اضافہ ہو گیا۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ سریتا کو کیوں نہیں لا سکے، میں پرسکون آواز میں بولا۔ پھر بغیر رکے کہا، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم پر کیا گزری۔ مختصر تو کہ شبو مجھ سے بچ کر نکل گیا اور سریتا، اسے بھی وہ اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ کہاں؟ وہ ڈھاکے کی طرف گیا ہے۔ تھا کہاں وہ؟ میں سوال پر سوال کیے جا رہا تھا اور وہ جواب دے رہا تھا۔ ڈھاکے ہی کی ایک نواحی بستی سے نارائن گنج، ہمزاد بتانے لگا۔ ڈھاکے سے تقریباً 14 میل دور ہوگی۔ تم نے یقیناً آخری کوشش کی ہوگی کہ اسے روک سکو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے تصور کی قوت سے جو کچھ دیکھا تھا اسے بتا دیا۔ پھر دریافت کیا، وہ بجلی سا کڑاکا کیا ہوا؟ شبو نے اس مکان کے گرد حصار کھینچ رکھا تھا۔ میرا وجود اس سے ٹکرایا تو آواز پیدا ہوئی اور اس سے شبو خطرے سے باخبر ہو گیا۔ ہمزاد نے جواب دیا۔ میں اپنی قوتوں سے کام لے کر اور بالآخر اس حصار کو توڑ کر اندر پہنچ گیا، مگر اس وقت تک وہ اپنی اور سریتا کی مدافعت کا بندوبست کر چکا تھا۔ اس مکان میں مجھے چمکیلی دھند کے سوا کچھ نظر نہ آیا، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا۔ پھر میں وہاں سے نکل آیا اور از سور نو سر اسے تلاش کرنے لگا۔ کافی جستجو کے بعد معلوم ہوا کہ شبو مجھے وہاں پھنسا کر سریتا کو ساتھ لیے ڈھاکہ کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے اس کا تعاقب کیا اور جلدی اس تک پہنچ گیا۔ وہ سریتا کا ہاتھ تھامے ایک پگڈنڈی پر چلا جا رہا تھا۔ سریتا اور اس کے گرد ایک چمکیلا غبار رقص کر رہا تھا۔ میں نے اس چمکیلے غبار کو عبور کرنا چاہا لیکن ممکن نہ ہوا۔ پھر میں نے یہ کوشش کی کہ اسے آگے بڑھنے سے روک سکوں، اور اس چمکیلے غبار کو دیکھ کر کیا سمجھے تم؟ میں درمیان میں بول اٹھا۔ اسے دیکھ کر کوئی یاد آیا تمہیں؟ جی ہاں۔ کون؟ میں پارہ، آپ کی دشمن جاں۔ پھر میں نے جو نتائج اخذ کیے ان سے ہمزاد کو بھی آگاہ کر دیا۔ پھر بہت سکون کے ساتھ کہا کہ ابھی وہ صرف اپنا بچاؤ کر رہا ہے، مگر موقع ملنے پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ تمہیں اس نکتے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ اب آپ حکم دیں کیا کیا جائے؟ اس معاملے میں جلد بازی کی ضرورت نہیں، میں بولا۔ ہاں، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تم اس کی طرف سے غافل نہ رہنا۔ آئندہ کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے یہ میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گا۔ دراصل میں نے جو نتیجے اخذ کیے ہیں ان کی تصدیق چاہتا تھا۔ پھر اس دن کے بعد میں نے جو کچھ سوچا اور فیصلہ کیا اس پر عمل کر لیا۔ سارے معاملات حسن و بخوبی نمٹتے چلے گئے۔ کوئی قباحت پیش نہیں آئی۔ بلدیہ چانگام نے مجھے میری کوٹھی کے عوض جو معاوضہ دینا منظور کیا میں نے قبول کر لیا۔
नसीरुद्दीन का मामला मैं पहले ही निपटा चुका था। SHO मलिक फिरोजुद्दीन को लंबी सज़ा हो गई और मुझे रिश्वत देने के जुर्म में मामूली सा जुर्माना हुआ। इन वाक़यात के सिवा 2 माह में कोई और काबिल ज़िक्र वाक़या पेश नहीं आया। मैं दानिस्ता तौर पर शबू की तरफ से यूं गाफिल रहा जैसे मुझे उसकी कोई फ़िक्र ना हो। सिर्फ़ एक मर्तबा खुद उसने थोड़ी बहुत छेड़खानी की कोशिश की और मैंने उसका कोई जवाब ना दिया। हमजाद की इत्तला के मुताबिक वो अभी तक ढाका में था और इस गलत फहमी का शिकार हो चुका था कि मैं अब उससे टकराने की हिम्मत नहीं करूँगा। सरिता अब भी उसके कब्ज़े में थी। जब सारे मामले निमट गए तो मैंने एक दिन हमजाद को बुलाकर कहा, ढाका पहुंचने के पहले मैं चाहता हूं कि वहां सकूनत का बंदोबस्त हो जाए। इसके लिए मोहम्मदपुर का इलाका ठीक है। मैं पहले भी एक बार चंद दिन को वहां रहा था। बादाम में तिली घाट क्यों नहीं? हमजाद मैनी खेत अंदाज में बोला। सकूनों का बंदोबस्त तो वहां भी हो सकता है। नहीं, मैं इस तरह फौरी तौर पर शबू को चुकन्ना नहीं करना चाहता। ढाका पहुंचकर भी मैं फ़िलहाल उससे दूर ही रहना चाहता हूं। मैंने जवाबन कहा, ठीक है, मैं आज ही सकूनत का बंदोबस्त कर लेता हूं ताकि आपको वहां पहुंचकर कोई परेशानी ना हो। ये कहकर वो मेरा इशारा पाते ही चला गया। शबू के बारे में हमजाद से मुझे मालूम हुआ था कि वो बादाम तिली घाट में सकूनत पजीर है। ये इलाका ढाका के बाज़ार हुस्ने बाबू बाज़ार के पीछे बूढ़ी गंगा के किनारे है। मोहम्मदपुर वहाँ से खासा दूर है। अगर मैं अपनी सकूनत के लिए बादाम तिली घाट ही को पसंद करता तो ज़रा जल्दी शबू की नज़र में आ जाता। वो मेरे नज़दीक बेहतर नहीं था। दरअसल मैं गफलत नहीं और अचानक उस पर हमला करना चाहता था ताकि उसे संभलने का मौका ना मिल सके। उसी दिन शाम को हमजाद ने मुझे इत्तला दी कि मोहम्मदपुर के इलाके में सकूनत का बंदोबस्त हो गया है। उसने बताया, आप जब चाहें ढाका चल सकते हैं। मकान खरीदा है या किराए पर लिया है? मैंने दरियाफ्त किया। आपने इस सिलसिले में क्योंकि कोई हुक्म वाज़े नहीं किया था, इसलिए फ़िलहाल किराए ही पर लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मकसद तो सकूनत से है। मैं बोला, फिर क्या खबर हम जिस काम से जा रहे हैं वो जल्द ही हो जाए। मेरे लहजे में पोशीदा सवाल और मैनी खेज नज़रों को हमजाद ने समझ लिया और कहा, वहाँ पहुँचने के कबल क्या कहा जा सकता है? खैर, अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। पास पड़ोस का माहौल कैसा है? अभी तो मैंने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया। बेज़ाहिर तो मालूम ठीक ही होता है, हमजाद ने जवाब दिया। फिर कुछ सोचकर कहने लगा, जो मकान मैंने किराए पर लिया है उसके बिल्कुल सामने कोई खान साहब रहते हैं। गालिबन वो खान साहब की बेटी है। वो अलबत्ता मुझे गोया आपको बड़ी मीठी नज़रों से देख रही थी। ये कहकर हमजाद मुस्कुराने लगा। मुझे नहीं, तुम्हें। मैं भी मुस्कुरा दिया। मैंने अब ये सारे धंधे छोड़ दिए हैं। वैसे मौसूफ़ा की उम्र क्या होगी जब ये धंधे छोड़ ही दिए हैं? आपने तो फिर उम्र से क्या दिलचस्पी? बस यूं ही पूछ रहा था। तुम तो मैनी पहनाने लगे इस बात को। उम्र 23-35 से कम नहीं होगी, आप खुद देख लें। मुझे क्योंकि कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए मज़ीद कुछ जानना ज़रूरी नहीं समझा। तुमने ये अंदाज़ा कैसे लगाया कि उसकी नज़रें मीठी थी या खट्टी? यकीनन तुमने भी उसे गौर से देखा होगा। मैंने जवाबन हमजाद की खिंचाई शुरू कर दी। अब वो चिपक ही गई थी अपनी खिड़की से, तो मैं क्या करता? निगाह उठ ही जाती है। वो कुछ खज्जल सा होकर अपनी सफाई पेश करने लगा। मुझे हंसी आ गई। फिर कुछ देर बाद मैं संजीदा हो गया और बोला, आप यहाँ से चलने में कोई कबाहत तो है नहीं? आज ही चलते हैं, क्या कहते हो तुम? जैसे आपकी मर्जी। हाँ सुनो, रात को चलेंगे। निसफ शब गुजरने पर जवाल का वक़्त गुजार के 12:15 और 12:30 के करीब बहुत दिन हो गए हैं फ़िज़ा में परवाज़ किए।
अच्छा लगता है, लेकिन आप होश में कब रह सकेंगे? कुछ देर तो रह सकता हूँ, फिर जब तुम तेज रफ्तारी दिखाओगे तो खुद कह दूंगा आप। हाँ, ये मुमकिन है। उसके बाद हमजाद को मैंने रुखसत कर दिया और अपने मुलाजम अरशाद अली को आवाज़ दी। अभी मैंने उसे चांदगाम जाने के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो जब निचली मंजिल से करीबन दौड़ता हुआ ऊपर आया तो मैंने उसे मुखातब किया। अरशाद अली, आज रात मैं एक काम से ढाका जा रहा हूँ। जी जनाब, वो अपने सांसों पर काबू पाता हुआ बोला। अभी कुछ मालूम नहीं मुझे वहाँ कितने दिन लगेंगे, तो मेरी तरफ से फिक्रमंद ना होना। ये कहकर मैंने सरहाने रखे हुए तकिए के नीचे से चेक बुक निकाली और बोला, मैंने सादा चेकों पर दस्तखत कर दिए हैं। इस चेक बुक को हिफाजत से अपने पास रखना। लो। मगर जनाब, बैंक में तो बहुत पैसा है और आप मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी। फजूल बातें ना करो, मैंने उसे मोहब्बत से डांट दिया। मुझे तुम पर पूरा एतमाद है कि तुम्हारी नीयत में कोई खोट नहीं। अरशाद अली, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैसे से नहीं मोहब्बत से खरीदा जा सकता है, और मैंने भी तुम्हें अपनी मोहब्बत से खरीदा है। मुझे यकीन है कि तुम मुझसे बेवफाई नहीं करोगे। लो, पढ़ो चेक बुक। बिलाखिर उसने चेक बुक ले ली, जिसमें एक चेक भी अभी नहीं काटा गया था। इससे तो ये मालूम होता है जनाब कि आप तवील अरसे के लिए जा रहे हैं। वो चंद लम्हे रुक कर बोला। हाँ, अमकान ये भी है। मैंने बात को गोल मोल कर दिया। आखिर ऐसा ही है तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए, ताकि वहां आपको परेशानी ना हो। नहीं अरशाद अली, मैंने इनकार में गर्दन हिलाई। दरअसल अभी कुछ तय नहीं हुआ, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। फिर वो इस सिलसिले में कुछ नहीं बोला और ज़रा देर बाद कहने लगा, सफ़र तवील है हजूर, खाने के लिए क्या बना? कुछ नहीं, मैंने हाथ उठाकर कहा। और हाँ सुनो, आज भी तुम हस्बे मामूल अंदर से दरवाज़ा बंद करके अपने मुकर्ररा वक़्त पर सो जाना। जिस वक़्त मुझे जाना होगा मैं चला जाऊंगा, लेकिन दरवाज़ा वो बंद करना पड़ेगा मुझे अंदर से। नहीं। ये कहते हुए मैंने मैनी खेज अंदाज में उसे मुस्कुरा कर देखा, फिर कहा, तुम इस चक्कर में ना पड़ो और जो कह रहा हूँ बस वो करो। मालूम नहीं वो क्या समझा और क्या नहीं। हाँ, उसने इस तरह ज़रूर सर हिलाया था जैसे सारी बात समझ में आ गई हो। इसके बावजूद बिस्तर बांधे और बकिया सामान की बात करने लगा। कह दिया ना कि तुमसे कि अपनी अकल ना बढ़ाओ इस मामले में। सब कुछ कर लूँगा मैं, कुछ ज़रूरत नहीं मुझे। बस जिस तरह रोज़ वक़्त पर खाना ले आते हो ना, अब जाओ। अरशाद अली कुछ हैरान सा चला गया। मेरा वफादार जानसार मुलाजिम था, इसलिए मैंने उसकी इतनी बातें सुन भी ली, वरना कोई और होता तो ना उसे कुछ पूछने या कहने की जुर्रत होती, ना ही इतनी बात बढ़ाता। मुझे इल्म था कि वो जो कुछ कह रहा है उसमें उसकी नेक नीयती शामिल है, इसलिए मेरे लहजे में उसकी वजह से नरमी रही। उसके बाद 12:15 बजे रात के करीब हमजाद वापस आया। मैं पहले ही तैयार बैठा था। अरशाद अली मेरे हुक्म के मुताबिक घर का दरवाज़ा अंदर से बंद करके सो चुका था। मैं अपने कमरे की रोशनी गुल करके छत पर आ गया। हर तरफ सन्नाटा और तारीकी थी। मैंने इसीलिए निसफ शब का वक़्त मुकर्रर किया था। मेरा इशारा पाकर हमजाद करीब आ गया और फिर उसी के साथ एक तवील अरसे के बाद मैं एक पुरस्रार तजर्बे से गुजरा। मेरा जिस्म ऊपर उठने लगा। हमजाद मेरी ईमा पर तेज रफ्तारी से गरेज कर रहा था। इसके बावजूद मेरे हवास बेकाबू से हो रहे थे। चालगाम शहर की रोशनियां मुझे अब टमटमाते दियों की तरह महसूस हो रही थी, इसलिए कि मैं खासी बुलंदी तक पहुंच चुका था। हमजाद की परवाज़ जारी थी। वो मुझे सहारा दिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता ढाका की तरफ परवाज़ कर रहा था। तकरीबन निसफ घंटे में मैंने परवाज़ का लुत्फ़ लिया। फिर हमजाद से बोला कि अब तुम तेज़ रफ्तारी से अपना सफ़र जारी रख सकते हो, इसके लिए कि चांदगाम शहर नज़रों से उजल होता जा रहा है। दूसरे ही लम्हे मैंने अपनी आंखों पर उसके हाथ का लमस महसूस किया और फिर मेरा जहन पर तारीकी छा गई।
मुझे इल्म नहीं कि मुझ पर कितनी देर गफलत तारी रही। होश में आया तो मैंने खुद को एक खवागाह में पाया। मैं एक मसहरी पर दराज था और मेरे सामने ही हमजाद मुअद्दब खड़ा था और उसके चेहरे पर दाद तलबी के आसार नजर आ रहे थे। और था भी ऐसा ही। मैंने बुखल से काम ना लिया और बोला, तुमने वाकई बहुत खूबसूरती से इस ख्वाबगाह को सजाया है। ये कहते हुए मैं उठकर बैठ गया और मसहरी ही पर एक तरफ रखे हुए गाँव तकिए से टेक लगा ली। मुझे तुम्हारे ज़ौक़े जमाल का अंदाज़ा होता जा रहा है। शुक्रिया। वो अदब से झुका और फिर मेरी तरफ चाबियों का गुच्छा बढ़ा दिया। निचली मंजिल पर भी 2 कमरे हैं, एक बड़ा है और एक छोटा। नीचे बावर्ची खाना और गुसल खाना है। ऊपर इस ख्वाबगाह के अलावा एक कमरा और था। फिलहाल मैंने उसे मतालागाह बनाया है, वैसे जो आप कहेंगे। तुमने मेरे कहने को छोड़ा क्या है जाने अजीज, मैंने मोहब्बत से कहा। सामने ये जो टुकड़े लकड़ी की अलमारी है उसमें आपके कपड़े और ज़रूरियात दीगर का सामान है। हमजाद ने मुझे इशारा किया।